नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। तो सबसे पहले बात की जाएगी मौसम के हवाले से, जहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अन्य कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार मच चुकी है। बारिश से कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन जैसा सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, भारत में बीते 7 दिन में औसत 48% से ज्यादा बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह के भीतर पूरे भारत में, उत्तर भारत में खास तौर पर, और जिसमें दिल्ली एनसीआर भी शामिल है और बाकी अन्य राज्य भी शामिल है। फिलहाल कुछ दिन से, कुछ समय से, पिछले कुछ घंटों से जरूर मौसम कुछ जगहों पर साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पानी बरस रहा है जहां पर चिंता बनी हुई है। लेकिन साथ साथ दिल्ली एनसीआर में यमुना बढ़ गई है, यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से दिल्ली के लोग भी इस वक्त दहशत में हैं। और अगर अगले कुछ घंटों तक पानी बरसता है तो जाहिर सी बात है उसका सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त बारिश को लेकर लगातार जो कहीं ना कहीं जल भराव है वो हर जगह पर देखने को मिल रहा है। देश के उत्तर भारत के हिस्से में खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार है, जगह जगह पर पानी भर गया है। यमुना का जलस्तर अब कहीं ना कहीं इधर उधर की तरफ जा रहा है, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच रहा है, मार्केट एरियाज में पानी पहुंच रहा है। कल सेक्रेट तक पानी पहुंचा था, सीएम आवास तक पानी पहुंचा था, और अब सबसे ज़्यादा लोग वो प्रभावित हैं जो बिल्कुल यमुना के किनारे रहने वाले हैं। और दिल्ली एनसीआर, जिसमें नोएडा हो, गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद का इलाका हो, वहाँ पर भी लोगों में इस वक्त डर का माहौल है। जब तक यमुना का लेवल कम नहीं होता, जाहिर है तब तक लोगों में डर रहेगा, क्योंकि ऐसा रौद्र रूप पहले कभी यमुना का नहीं देखा था। पहली बार यमुना का लेवल जो है वो 208, 209 या 210 तक पहुंचा है। तो जाहिर है कि इससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लोगों को कहीं ना कहीं डर तो लगेगा ही। लेकिन पूरा देश इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, ये जो प्रलय जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, ये कम से कम यहाँ पर नियंत्रण में आ जाए। बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है, प्लेन्स है, मैदानी क्षेत्र है, लेकिन वहां पर जलभराव की स्थिति। वहीं उत्तर प्रदेश की भी एक ही जैसी स्थिति है जैसे दिल्ली एनसीआर की देखने को मिल रही है। प्रयागराज के अंदर तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं, जहां पर गाड़ियां रेंगा करती थी, गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब उन इलाकों में बोट्स के सहारे और नाव के सहारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है और टीम्स भी नाव के सहारे से ही लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं पर फाजिल्का, पंजाब के अंदर स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है और आपदा ग्रसित इलाका घोषित कर दिया गया है। इस राज्य के अंदर बेहद ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है और पल पल की अपडेट आपको साझा कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, आप देखिए किस तरीके से टीम्स लगातार काम कर रही हैं। इंडियन आर्मी है, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी रेस्क्यू जो भी टीम्स हैं वो एक एक कर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक स्थिति बेहद ज़्यादा खराब और पल पल ये स्थिति और ज़्यादा खराब होती नज़र आ रही है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो बादल जो है वो अब कहीं ना कहीं हट चुके हैं और जो सूर्य देवता है उन्होंने अपने दर्शन दे दिए हैं। कहीं ना कहीं राहत की सांस जम्मू कश्मीर वासियों ने ज़रूर ली है, लेकिन पंजाब में अभी भी वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर आप देखिए, ये एक एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का और आसपास के एरियाज़ का, जहाँ पर पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सिर्फ फ्लाईओवर्स हैं जो आपको अलग से दिख रहे होंगे, बाकी सभी एरिया के अंदर पानी भर चुका है और इससे भी खराब स्थिति पंजाब की भी नज़र आ रही है। संदीप गोयल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। संदीप, हरियाणा और आसपास के जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, और दिल्ली एनसीआर के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। वहाँ पर अभी कैसा मौसम है और आने वाले दिनों में कैसा मौसम देखने को मिलेगा, और इस मौसम के इफेक्ट्स क्या कुछ रहेंगे लोगों पर, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब न सिर्फ बल्कि घरों को जो है डूबा है, बल्कि किसानों की फसलें डूबी हैं। अब ऐसी ही खबरें भी सामने आ रहे हैं जिसमें एक 11 साल के बच्चे की यमुना में डूबने से मौत हो गई। हालांकि अब उसके परिजनों को जो है सरकार सहायता राशि देने की जरूर बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ
एक ससुर एक दामाद जो है यमुना किनारे रहते थे, लेकिन जैसे ही वो खाना लेने के लिए सहायता जहाँ पर मिल रही थी वहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो उनकी जो है जो उनकी खोज है वो नहीं लगा पा रही है प्रशासन। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है कह सकते हैं कि लापरवाही प्रशासन की हो, या कैसे जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मामला सामने आया जब खुद फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जो है मौका मुआयना कर रहे थे नदियों के किनारे बसे हुए गाँव का। वहां पर एक लाश जो है उस दौरान पानी से बहती हुई नजर आई थी, और उसके बाद आनन फानन में जो है टीमें को बुलाया गया और उसके सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि अब इसकी जानकारी जो है पलवल पुलिस को दी गई है, वहां पर उसकी जो है खोज की जा रही है बॉडी की। लेकिन देखिए मामला गंभीर है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बरसात अब आज जो है सुबह से ही खिली धूप के कारण बरसात जो है कम होगी, और बरसात अगर कम होगी तो फिर थोड़ी बहुत जरूर जो है राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर जो है बर्फबारी के बाद जो है बरसात भी वहां पर कंटिन्यू हो रही है, और उसके बाद उसका जो पानी है यमुना के जो क्षेत्रों से लगा हुआ जो खेतों थे वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। तो लेकिन अब कितना राहत मिल पाएगी, कितनी जो है इस बरसात ही अगर निचले क्षेत्रों में नहीं होती तो कितनी राहत मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में पानी भरा है उनका 5 से 7 दिनों तक निकल पाना बहुत कठिन होगा। लेकिन सही में सवाल ये है संदीप, 2 हफ्तों के भीतर अगर हालात इस तरह के बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं पूरे उत्तर भारत के, अब कितना समय कितना वक्त लग सकता है लोगों को फिर से मुख्यधारा से जुड़ने का, फिर से उस पटरी पे लौटने का जहां सामान्य रूप से लोग चहल पहल के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं, अपनी कमाई रोजगार या बाकी अन्य चीज़ें चलती हैं। तो क्या लगता है कितना समय दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में लग सकता है? देखिए अगर करीबन पानी निकलने की बात करी जाए तो लगभग 5 से 6 दिन तक जो है कॉलोनियों से या कहें कि उन क्षेत्रों से पानी निकलने में समय लगेगा, क्योंकि पानी जो है अंदर तक जा घुसा है। कई फीट पानी जो है उन क्षेत्रों में भरा हुआ है, यानी कि 5 से 6 फीट पानी उन क्षेत्रों में जा घुसा है, चाहे कॉलोनी हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। लेकिन उसके अलावा अगर मैं जो है कृषि भूमि की बात करूं तो वहां पर जिस तरह से 5-5 7-7 फुट पानी पहुंचा हुआ है, तो पानी जैसे जैसे निकलेगा, यानी कि 5 से 7 दिन पानी को निकलने में लगेंगे, लेकिन वो फसल जो किसानों की बर्बाद हुई है, जिस तरह से छोटे किसान जो मैं बात करूं, अगर सब्जी उगाने वाले किसान हो चाहे छोटे छोटे फल फ्रूट उगाने वाले किसान हो, उनकी फसलें जो है पिछले 6 से 7 महीने से जो उगाई थी उनका पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। और अगली फसल कितने दिनों में तैयार हो पाएगी बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि जब एक फसल जिस क्षेत्र पे लगती है, जिस जमीन पर लगती है, अगर उसमें जल भराव हो जाता है तो उस पानी का जो रिसाव नीचे तक होता है उसको सुखा पाना और उसको दोबारा से तैयार कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, और उसके लिए बहुत लंबा लागत कहे लगती है, अगर कि मेहनत उसमें लगती है। तो इसी को लेकर ये बहुत समय इसमें लगने वाला है। जो आफत जो बनकर जो आई थी उत्तर भारत में, या कहें कि हरियाणा के 12 जिले हों, चाहे पंजाब का पूरा क्षेत्र हो, चाहे अब जो यमुना से सटे हुए, चाहे वो अलीगढ़ से होता हुआ पानी मथुरा तक वृंदावन तक पहुंचा है, तो ये सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। लेकिन हालात कब तक सुधरेंगे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कह पाना। राज्य सरकारें हैं उन पर बहुत ज़्यादा अब कहीं ना कहीं एक दायित्व उनको निभाने का वक्त आ चुका है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कई साल पीछे अब उत्तर भारत के लोग पहुंच चुके हैं। अब कैसे इस नुकसान का आंकलन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक लाइन के अंदर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक इस नुकसान का जो मुआवजा है वो पहुंचे और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए हालांकि सरकार जरूर जो है मुआवजा देने की बात कह रही है, और जगह जगह जो है अब गिरदावरी जिसको पटवारी के द्वारा किया जाता है उसका पोर्टल पर अपलोड जो है किया जाता है, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि आखिर कितने एकड़ में कितने किसान की कौन सी फसल थी जो बर्बाद हुई, उसका मुआवजा सरकार जो है देने की बात जरूर कर रही है। लेकिन ये जो मुआवजा होगा ये कुछ ही समय के लिए जो है उनको राहत सामग्री के तौर पर कह सकते हैं, या कहें कि कुछ दिनों तक जरूर उनके घर को जो है संभाल सकता है। लेकिन अगर पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है और उसके बाद अब जो पानी किसानों की फसलों को खराब करने के बाद जमीन में अंदर गया है, वो भी बहुत दिनों तक फसलें वहां पर जो है उगाने में किसानों को तकलीफ होती है, क्योंकि उस पर ट्रैक्टरों से जो है उस पर जो है चलाने का काम किया जाता है, उसके जो है जोतने का काम किया जाता है, फिर पानी को सुखाने का काम किया जाएगा, और दूसरी फसल लगाने के लिए किसान को लंबे समय का जो है इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि जो किसानों की मेहनत थी वो पूरी बर्बाद हुई है, और कुछ समय तक जो है इसी तरह से और इंतजार किसानों को अगली फसल का करना होगा।
ना सिर्फ मुआवजे के लिए बल्कि और अन्य चीजों के लिए भी लोगों के जो घर डूबे हैं उनको जो है कैसे पानी निकलेगा और उसके बाद ठीक है वहाँ संदीप दोबारा वो लौटेंगे, जी, दोबारा से खुशहाल चीजें हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। ध्यान रखिएगा और पल पल की अपडेट हम आपको भी दे रहे हैं और कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता आर्यन त्यागी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और आज मेरी उपस्थिति है यमुना बाजार की तरफ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो यहाँ के घर है बिल्कुल डूब चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी का लेवल जो है काफी ऊंचा आ चुका है और यहाँ पे बाढ़ की संभावना पूरी दिखती नजर आ रही है। यहाँ पे NDRF की टीम और दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना हो सके। आप देख सकते हैं कि घरों में इतना पानी भर चुका है कि पूरे घर डूबने की कगार पे है और यहाँ पे देख सकते हैं पानी का लेवल इतना तेज से जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी टाइम पे बाढ़ या फिर यहाँ से पानी फ्लो होके नीचे आ सकता है और लोगों के लिए व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए गए हैं। NDRF टीम और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है मौके पर और आप लोग देख सकते हैं कि पानी पानी इतनी तेजी से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे NDRF की टीम ने अपनी बोट लगा रखी है ताकि कोई यहाँ पर डूब ना जाए या फिर किसी की जान को कोई खतरा ना हो। तो आप देखिए कि पानी का लेवल कितना ऊंचा है और साथ ही साथ आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं कि लोगों को कितनी सारी दिक्कतें आ रही है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो यहाँ पे व्यवस्था करवाई गई है, रोडों पे भी इतना पानी आ चुका है कि लोगों को चलने में कितनी दिक्कतें आ रही है। ये देखिए आप मेरे साथ साथ ही साथ जानवर वगैरह भी यहाँ पे कितने परेशान हो रहे हैं और जाम की समस्या भी यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल कम से कम 7 से 8 फुट ऊंचा है और आप देख सकते हैं यहाँ घर का दरवाजा देखो कितना ऊपर तक है और यहाँ पे पूरे में पानी ही पानी है। साथ ही साथ आप वहां भी देख सकते हैं, ये देखिए लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि सब कुछ डूबने की तागार पर है और हमारे साथ हमारी NDRF टीम साथ ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है लोगों की सुरक्षा के लिए। और आप देख सकते हैं लेकिन लोग भी यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो मानने से नहीं बाज आ रहे हैं और ये देखिए पानी का लेवल काफी ही ज्यादा ऊपर आ चुका है जिससे लोगों की जान मान को काफी ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। चले अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार बाढ़ बारिश से हालात खराब है और इस वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा, लेकिन बाढ़ बारिश को लेकर फिलहाल आज अहम मीटिंग होने जा रही है। CM उमर अब्दुल्ला ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। बारिश से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है और अन्य कुछ सड़कें भी अभी फिलहाल बंद हैं क्योंकि भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ और उस लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पर सड़कों को बंद कर दिया है। आज CM उमर अब्दुल्ला ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। पूरे सिनेरियो पर जो है वो चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर को क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि अब कश्मीर में भी पिछले दिनों में पानी भरा हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और जम्मू के तमाम जिलों में जो जितना भी नुकसान हुआ है हर पहलू को लेकर आज CM उमर अब्दुल्ला की इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी और उसके बाद पूरा एक प्लान तैयार करके इस पूरे मामले को लेकर एक रोड मैप तैयार करके हो सकता है उस प्रस्ताव को आगे की तरफ भेजा जाए या केंद्र सरकार से कुछ और मदद की मांग यहां से की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने 209 करोड़ रुपए इस वक्त फिलहाल जम्मू को तत्काल प्रभाव से रिलीफ के तौर पर दिया है, लेकिन हो सकता है नुकसान ज्यादा हो, उसके लिए और यहां पर राहत राशि की जरूरत हो सकती है। लगातार डटी हुई है रेस्क्यू करने के लिए और कल भी हमने देखा और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में जो लोग फंस चुके हैं, बाढ़ ग्रसित इलाकों के अंदर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो आज 11वें दिन भी बंद रहा, लेकिन एक दिन बीच में खुला था। लाइट मोटर व्हीकल्स को निकलने के लिए जो है वो यहाँ पर इजाज़त दी गई थी। इमरान नाइक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से, उनसे जानेंगे कि कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात बद से बदतर होते नजर आए। अभी फिलहाल क्या कुछ मौसम है और आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रेडिक्शन की गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए अभी जहां तक मौसम का ताल्लुक है, कश्मीर वैली में सुबह से धूप खिली हुई है। हालांकि साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की सी सुबह बूंदाबांदी, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल साजगार है, धूप खिली हुई है और ये एक पॉजिटिव साइन है। और अच्छी खबर ये भी है कि जो दरियाए झेलम की वाटर लेवल है वो भी अब बिलो होती जा रही है, डेंजर जोन से नीचे होती जा रही है और ये भी एक पॉजिटिव साइन है।
और जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले 1-2 दिन से जो वाटर लेवल बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक पैदा हुआ था, लोगों में खदशात पैदा हो रहे थे और पूरी वैली में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर आप देखेंगे श्रीनगर के कई सारे इलाके, खासकर कुरसू राजबाग है, लसजन है, इसी तरीके से नूरबाग का कुछ इलाका है, बहुत सारे एरियाज हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पे पानी घरों में दाखिल हुआ और वहाँ बहुत सारी जगहों पर लोगों को वहाँ से वैकेट किया गया है। हालांकि इंतजामिया के जो एहलकार है वो लगे हुए हैं और ऑन टोज हम देख रहे हैं कि ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। और खासकर जो बडगाम का टेंगन है, शालीना है और रख शालीना है, और उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग विलेजेस है वहाँ पे तबाही हुई है, क्योंकि पानी घरों में दाखिल हुआ है। हजारों की तादाद में लोगों को घरों से वैकेट किया गया है, उन्हें वहाँ से निकाला गया है और लोग अभी टेंटू में हैं क्योंकि जो सूरत हाल पैदा हुई है। और इस सब के बीच में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में अभी सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं, वज़ीर आला के मुशीर उसमें यानी एडवाइजर शिरकत कर रहे हैं और तकरीबन 31 दीगर जो आला अफसरान हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो भी इस अहम मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और ओवरऑल जो फ्लड सिचुएशन है, रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन मेजर्स का रिव्यू लिया जा रहा है। ओवरऑल जो फ्लड सिचुएशन जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर में, इसका आज वज़ीर आला रिव्यू ले रहे हैं सिविल सेक्रेटरी के अंदर। और जो अभी तक मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो फ्लड को लेके हो, चाहे वो रिलीफ को लेके हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन को लेके हो, चाहे वो बाकी चीजों को लेके हो, इस सब के सारी सिचुएशन को लेके। लेकिन इमरान, क्या ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसी सिचुएशन में भी जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो समन्वय है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली थी? आवाजें भी उठी, सवाल भी उठे, लेकिन जनता पीसी है। क्या इस समन्वय को गहरा करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है और एक साथ एक मंच पर आकर पूरे जम्मू कश्मीर को एक नजर से देखने की जरूरत है ताकि हर उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचे जो इससे प्रभावित हुआ है? देखिए, अभी चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, सेंटर से यहाँ पे निज़ाम चलाया जा रहा है और लैंड ऑर्डर की तो हम सब जानते हैं कि एलजी के पास है। ऑल दो के बाकी चीज़ों को लेके वो भी जो है अपना रोल निभा रहे हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे और लोगों की काफ़ी सारी तवक्कुआत है जम्मू कश्मीर की आवाम की कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डिज़ास्टर सिचुएशन बनती है, जो फ्लड लाइक सिचुएशन बनती है या जो अभी जो आपने कहा कि अनफॉर्चुनेट जो सूरत हाल पूरे जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, इस सब के बीच में एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोगों को हर तरीके की जो रिलीफ है, हर तरीके की जो हेल्प है, वो असिस्टेंस है, वो मिलेगी। दूसरा ये कि सेंटर के साथ गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और उनकी असिस्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी यूटी में और चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, तो सेंटर से ही यहाँ सारा निजाम चलता है, फंड्स आते हैं। इमरान, पूरे हालात पर नजर बनाए रखें कि कश्मीर घाटी के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है फिलहाल, क्योंकि एक साइन ऑफ रिलीफ जरूर है क्योंकि बारिश जो है अभी फिलहाल थम चुकी है और सुबह से ही लगातार धूप खिली हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी बंद है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राजमार्ग जो है समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि सड़क संपर्क टूट चुका है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि सुधार किया जा रहा है लेकिन अभी भी फिलहाल बारिशों का दौर कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं और नेशनल हाईवे भी फिलहाल बंद किया गया है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जो एक इकलौता राजमार्ग है कश्मीर घाटी से कनेक्ट करने वाला वो बाधित हुआ है। उधमपुर में अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर उधमपुर में भी बंद किया गया है और वहीं पर रामबन बानीहाल का जो स्ट्रेच है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया वो बताया जाता है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं जिसके चलते कि रोड क्लियरेंस का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। बिल्कुल, देखिए शिफन, कल भी हमने जिक्र किया था इस बात का कि बारिश होने के बाद जब धूप होती है तो ज़मीन एकदम से नमी पकड़ लेती है, मॉइस्चर हो जाता है और उसके बाद लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है उन दिनों जब बारिश के बाद तुरंत धूप होती है। तो जाहिर सी बात है ज़मीन का रिसाव अभी भी हो रहा है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है क्योंकि पानी अभी ज़मीन के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हुआ है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं धूप आने के बाद ये रिसाव और भी ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। जम्मू से श्रीनगर हो या फिर जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ का मार्ग जाने वाला हो, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और पत्थर आ रहे हैं, बोल्डर्स गिर रहे हैं, मलबा आ रहा है
और इस वजह से फिलहाल जो कनेक्टिविटी है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है ताकि लोगों को पहले सुरक्षित रखा जाए, कहीं भी किसी चपेट में कोई गाड़ी या कोई भी यात्री ना आए, क्योंकि अक्सर हमने बहुत बार ऐसे देखा है, बहुत ऐसी घटनाएं खास तौर पर पहाड़ी राज्यों से निकलकर आती हैं जहां पर लोग अपनी लापरवाही के चलते बारिश में या ऐसी सिचुएशन में अपने वाहन को दौड़ाने की कोशिश करते हैं या कहीं घूमने की तरफ या किसी कामकाज की तरफ चले जाते हैं, तो उसके बाद उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार कई वाहन उस चपेट में आ जाते हैं और वहां पर लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस बार प्रशासन अलर्ट पर है, ट्रैफिक भी अलर्ट पर है, हर संबंधित विभाग भी अलर्ट मोड पर है ताकि पहले से ही लोगों को सचेत रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरदार पिछले दिनों हुई है। आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। ऐसे में जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा ज़मीन रिसाव का जो खतरा है वो आगे भी बना रहेगा। शिफा, तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको श्रीनगर और जम्मू के राष्ट्रीय राजमार्ग से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आरिफ वहीद भी पहुंचे। उन्होंने एक खास रिपोर्ट तैयार की है नेशनल हाईवे को लेकर, जरा वो दिख जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अभी भी जो है वो बेहतरी नजर नहीं आ रही है, जहां पर उधमपुर के थाड़ इलाके में यानी सड़क की दोनों लेन जो है वो डहकर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और वहीं पे आप देख रहे हैं कि रामबन बनिहाल में भी जगह जगह पे जो है इस तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे, जो आप बिल्कुल तस्वीरों में बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं। ये रतनबास का इलाका है जहाँ कल रात एक बड़ी जो स्लाइड के साथ साथ जो है बड़े बोल्डर्स यहाँ पर गिर कर आगे जो बिल्कुल सड़क पर ही आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जेसीबी या जो मशीन के जरिए जो है इनको नहीं हटाया जा सकता है, इसमें ब्रेकर लगाने की जरूरत है जिससे इन बड़े बोल्डर्स को तोड़ने के बाद जो है ये एक बड़ी मुश्किल यहाँ पे बनी। हिंगनी के इलाके में इसी तरह की सूरत हाल, और कहीं ना कहीं पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो है जो बारिशें हुई तो उसने कहीं ना कहीं पे मुतअद्दिद जगहों पे यहाँ पर पोल खोल के रख दिए कि जनाब कहाँ पे क्या कमजोरी है, और ये सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताता चलो रामबन बनिहाल में भी जो है वन वे ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। मुतअद्दिद जगहों पे इस तरह के जो शूटिंग स्टोन के मनाजिर है उनको साफ किया जा रहा है, और उसके साथ में उधमपुर का जो एरिया है वहां पर 2 से 3 रोज जो है टेम्पररी रोड रेस्ट्रिक्शन में लग सकते हैं, और मुकम्मल तौर पे तकरीबन 20 से 25 दिन जो है उस रोड को तामीर होने में लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर सूरत हाल अगर देखें तो इंतहाई तशवीशनाक ही इसे हम कहेंगे कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज डिजिटल दौर में इतनी ताखीर हो रही है और जो सड़क की हालत है वो कहीं ना कहीं पे बहुत अबतर होती हुई जा रही है। आज जो सुबह सुबह 1 घंटे बारिशें होगी तो लोगों को फिर से जो है यहाँ पर काफी ज्यादा तशवीश लाक हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है 1-1.5 घंटे के बाद मौसम में फिर से सुधार आ गया और धूप खिली हुई है, और यहाँ पर लोगों ने इत्मीनान की सांस दी। यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से खटाना बस्ती और इससे आगे में मुतअद्दिद जगहों पे लैंडस्लाइड के खतरात है अगर मुस्तकबिल में मजीद बारिशें होंगी। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी जहां पर कि आरिफ वहीद नेशनल हाईवे पर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया कि वहां पर कहां पर अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। अब आगे बढ़ जाएंगे, बात कश्मीर घाटी की होगी जहां पर कश्मीर में बाढ़ और बारिश से तबाही का मंजर देखा जा रहा है, और भारी बारिश से कई रास्ते पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भरने से लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अभी तक प्रशासनिक अमला जो है लोगों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि रेस्क्यू टीम ज़रूर पहुंचती है, लोगों को सेफर प्लेसेस पर इवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कोई भी मदद का ऐलान जो है अभी तक कश्मीर घाटी के लोगों के लिए नहीं हुआ है। बाढ़ प्रभावित मदद की गुहार लगा रहे हैं और लोग जो है अपील कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और यूटी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए, किसी प्रकार की मदद की जाए ताकि वापस वो बैक ऑन ट्रैक आ सके। बिल्कुल सही कहा, और देखिए इंतज़ार तो इसी बात का है, लेकिन अब श्रीनगर की तस्वीरें भी कुछ इस तरह की आ रही हैं जो बाकी राज्यों में या जम्मू में बनी हुई थी। हालांकि पिछला जो हफ्ता था, अगस्त का आखिरी हफ्ता था, वो जम्मू के लिए काल बनकर आया था, लेकिन उसका असर कश्मीर में उस वक्त नहीं देखा गया था। लेकिन हाल ही में सितंबर के महीने में शुरुआती में जब ज़ोरदार बारिश हुई तो उस समय कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी पानी भर गया और कश्मीर भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कई इलाके इसमें इसकी चपेट में आए हैं, कई लोग वहाँ पर भी सुरक्षित जगहों पर उनको पहुँचाया गया है।
उनको रेस्क्यू किया गया है। और अभी भी कई इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, और ये पानी जब तक न पूरी तरीके से वहां पर ख़त्म होगा तब तक लोगों को फिर से वापस अपना जीवन गुजर बसर जो सामान्य रूप से होता है, आवाजाही होती है, खेतों में जाना होता है, अपने बागों में जाना होता है, ख़ासतौर पर कश्मीर के लोगों को ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पर गतिविधियाँ सक्रिय रूप से होती हैं, तो वो वापस तभी लौटेंगी जब ये पानी पूरी तरीके से ख़त्म होगा, ज़मीन एकदम से फिर से सॉफ्ट होगी और उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इंतज़ार लोगों को है कि कब उनको मदद दी जाए जो उन्होंने खोया है, जो उन्होंने अपने घरों को खोया है, अपने घर के दीवारों को खोया है, छतों को खोया है। कई लोगों ने तो अपना सामान या जो उनका किचन का सामान है या बाकी अन्य पूरे घर का सामान है वो तक बह गया है, वो तक खराब हो गया है। रहने के लिए या तो राहत कैंपों का सहारा है, टेंटों का सहारा है, या तो कोई अपने रिश्तेदार के घर या पड़ोसियों के घर पे जाना पड़ता है। तो ये स्थिति फिलहाल न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, बरकरार है, और जगह जगह पर राहत सामग्रियां पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। फिर आपको श्रीनगर मेन सिटी की दिखा रहे हैं, जहां पर मेन सिटी में भी और आउटस्कर्ट्स के इलाके में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने एक खास रिपोर्ट तैयार की है इन तमाम चीजों को लेकर, वो जरा देखिए। अभी आप यहाँ से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि सैलाबी सूरत हाल है इस खांडे कॉलोनी में। ये सैलाबी सूरत हाल कब से बने और अभी कितनी प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही सुबह से। तो ये हमने 5 बजे यहाँ से आया था तो 5 बजे से मैंने यहाँ पानी देखे थे। जी जी। तो फिर यहाँ गाड़ी चल रही थी कुछ, तो यहाँ बहुत सी फिर प्रॉब्लम हो गई, लोग अभी नहीं चल पा रहे हैं, न कोई अरेंजमेंट है। अभी यहाँ लोग भी फंसे यहाँ इस साइड में, तो अभी उनके लिए कोई अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा लोग फंसे हैं, तो रिलीफ को लेकर या कह सकते हैं जो पानी अंदर तक जा रहा है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कोई देखा आपने यहाँ पर? अभी इस साइड तो हमने नहीं देखा, कल हमने सीएम साहब को उस साइड में देखा तो इस साइड में कोई नहीं, न कोई एमएलए आया कंसर्न, न कोई कोई गवर्नमेंट को कोई, न कोई इनका एजेंट टीम आया, कोई भी नहीं यहाँ पे। तो अभी क्या सिचुएशन आपको लग रही है जब धीरे धीरे पानी आगे जा रहा है, तो क्या घरों तक भी पानी पहुंचा है? जैसे की सूरत है तो वैसे अभी तो घरों में के बार बार पानी तो आ गया, अगर पानी बढ़ गया तो वो अंदर जाएगा। अभी तो फिलहाल तो सिचुएशन जो अभी है वैसे ही। तो क्या अपील है आपकी गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो यहाँ पे जो लोग फंसे यहाँ राइट साइड में, अभी जो पानी जिनके अंदर गए उनके लिए कोई इंतजाम करे, शिकारा वगैरह अगर कोई बंद है कुछ के उनके लिए उनके कोई इंतजाम अभी है नहीं। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। वलियो अख मिनट कत रसा करियो क्या छु नाव? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, आब छु वारिया ज्यादा, मुश्किलात कत छ? मुश्किलात छु वारिया, मार्केट कहीं गाड़ी यपर पकान के अपर साइड खांडे कॉलोनी रोजान नियर टू नवगाम इंतजाम गवर्नमेंट कहीं। बस जानसान कि ये आब वस आब यपर रिलीफ ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन या मदद करने खतर गवर्नमेंट का टीम आवा? कोई भी नहीं, हमने कोई नहीं देखा, अभी तक कोई नहीं देखा, बिल्कुल कोई नहीं देखा। डर तो नहीं लग रहा है आपको? अभी सड़क पर पानी है, धीरे धीरे आगे जा रहा है, मकानों में घुसेगा, डरता है, डर लगता है, बहुत डर लगता है। बहुत सामान उबले मजलूम में छोड़ा है, खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। क्या अपील है आपकी सरकार से? सरकार से यही अपील है कि लोगों की हालात देखो, मौका पर आओ और हद मुनासिब इनको रिलीफ दे दो, इनके हेल्प करो। वादी कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त मैं खांडे कॉलोनी नवगाम के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें ज़ेर आब है। जी हाँ, जैसे कि हमने कल देखा कि टेंगन शालीना के पास या पामपोर का जैनपोरा का जो बंद कटा, उसके बाद जो है सैलाबी सूरत हाल बने और पानी का जो लेवल है एक्सट्रीम आगे बढ़ा और उसके साथ साथ जी हाँ अब वो पानी फ्लोट हो रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा राइट पैन करके दिखाएं कि ये खांडे कॉलोनी नवगाम है और इस वक्त मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आया हूँ और कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर अभी तक कोई रिलीफ या रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है वो देखने को नहीं मिली है। खुसूसन अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से कल हमने देखा कि शाली पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है या रिलीफ को लेकर जिस तरीके से लोग इमदाद की डिमांड कर रहे हैं, और साथ में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जहां पर मोटर पंप स्टेशन या कुछ मेन एंड मशीनरी जो है वो भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो पानी है जो शालीना और खास तौर पर जहलिम से लेकर अगर मैं बात करूं जो सूरत हाल सैलाबी को लेकर देखे थे, अब वो धीरे धीरे जो पानी है
शालना पांपोर या टेंगन का जो है बंद कटा, तो उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नौगाम की तरफ फ्लोट हो रहा है। मैजूर नगर के साथ साथ बादशाही बाग कई इलाकों की तरफ रुख होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि उसके बाद जब यहाँ पानी फ्लोट होता है तो जाहिर सी बात है डैमेज काफी होता है। तो मगर फिलहाल कह सकते हैं कि नौगाम का इलाका और रेलवे कॉलोनी के साथ साथ रेलवे ब्रिज या रेलवे स्टेशन के साथ जितने भी कनेक्टेड एरियाज हैं वो बैडली इफेक्ट हुए हैं जी हाँ इस वक्त। और आप देख रहे हैं कि वापस 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है इस रोड पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वादी कश्मीर में दोबारा से कहीं ना कहीं कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल बने हुए हैं। श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी की देखी, लेकिन अब बात पंजाब की करेंगे जहां पर मंथन लगातार हो रहा है, खास तौर पर उन इलाकों को लेकर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और बड़े नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आपदा पर मंथन शुरू हो रहा है। सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा होनी है। आज 4 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद ही यह सुनिश्चित होगा कि पंजाब में कैसे बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचना है, उन तक राहत पहुंचानी है। पंजाब में दशकों के बाद सबसे बड़ी भीषण बाढ़ देखने को मिली है, दशकों के बाद, सालों के बाद। और लोग खुद कह रहे हैं, जिनकी उम्र 60 या 70 सालों से ज्यादा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जहां पर पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ के हालात में जी रहा है। इसमें लोग कहीं ना कहीं इस वक्त चपेट में आ चुके हैं। कल वहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरा मंथन किया, वहां निरीक्षण किया, खासतौर पर फसलों का जायजा लिया, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जब चारों तरफ पानी भर गया है तो आप समझ लीजिएगा, फिर चाहे वो घर हों, खेत हों या सड़कें हों, हर जगह पानी भरा हुआ है। आज शाम की 4 बजे की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस मीटिंग में सीएम भगवंत मान क्या कदम उठाएंगे, क्या फैसला लिया जाएगा, ये देखना होगा। इसके लिए इंतजार करना होगा आज शाम 4 बजे तक। बड़े नेता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करेंगे वो दौरे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वहाँ के लोकल्स की बात करेंगे, तमाम जो NGOs हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहाँ के जो हमारे संवाददाता हरजीत सिद्धू ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। हरजीत, आपसे जानना चाहूंगी, आज शाम 4 बजे जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री आवास में, कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि पंजाब के हालात बेहद ज़्यादा खराब है फिलहाल? बिल्कुल, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट मंत्रियों के साथ हड़ की स्थिति को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब के जो तकरीबन 1600 से अधिक गांव है पानी की चपेट में आ चुके हैं और 2 लाख एकड़ जो फसल है किसान की पानी की वजह से डूब चुकी है। और लगातार किसान और पंजाब के लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर बात संगरूर की जाए, संगरूर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का अपना शहर संगरूर है और संगरूर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते। हमारे साथ शहर संगरूर के वासी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? अरुणजीत सिंह नाम है जी। अरुण जी, अगर बात की जाए तो पंजाब में 1988 के बाद इतना भयंकर हाड़ की स्थिति देखने को मिली। सिद्धू साहब, ये ऐसा है कि बरसाती नालों की सफाई टाइम पे ना होने के कारण हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पूरा संगरूर शहर डूबा हुआ है, लोगों के घरों में पानी तक चला गया है। इसी कारण ये लोग हताश हुए हैं सरकार से, क्योंकि पहले जो अप्रैल और मई में बरसाती नालों की सफाई हुआ करती थी वो इस बार इन्होंने नहीं की। अभी कल MLA सभी नालों में पहुंचे हुए हैं JCB लेके, जो अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि सफाई नहीं हो सकती। अब नाले भर चुके हैं, पानी आगे नहीं चला जा रहा है, तो इस वजह से डूब रहा है। ये बिल्कुल इनकी बात है कि जो संगरूर के विधायक हैं नरेंद्र कौर बराज, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, या लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, उसके बाद JCB मशीनें लेकर पहुंच गए। मास्टर जी, किस तरह देखते हो आप सरकार की?
पिछले 20 दिन से भारी वर्षा होने के कारण सारे पंजाब में 3 जिले हैं हमारे जो फसलें हैं पूरी डूब चुकी हैं। लेकिन कारण जो बताया जा रहा है, जो लोग जब जाते हैं हम देखने तो लोग ये कहते हैं कि जो गंदे नाले हैं, जहाँ जो बाढ़ वाले सेम के नाले हैं, वो उसकी सफाई पिछले 3-4 सालों में नहीं हुई है, जिसके कारण ये बाढ़ का कारण बना है। उसकी जो इधर वाली नीहें है ना, वो मजबूत नहीं थी, वो पानी इधर उधर चला गया, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर मारा उनकी पैगी। हमारे संगरूर में एक घग्गर नदी जाती है जो पटियाले की तरफ से आती है और खनौरी की तरफ जाती है। उसका जो सतह है सिर्फ 1 फुट नीमा है, 1 फुट और पानी आ गया तो जहाँ के 100 पिंड और डूब जाएंगे। और पता चला है कि 1600 से लेकर 1700 गांव है जेड़े वो उनकी फसलें डूबी पड़ी हैं, घर पे पानी बढ़ा हुआ है। कल हमारे केंद्रीय खेती बाड़ी मंत्री शिवराज पाटिल जी पहुंचे थे वहां ट्रैक्टर पे, उन्हें सारा स्थिति का जायजा लिया है। और भाजपा के जो पंजाब के प्रधान है सुनील जाखड़ जी, वो भी दौरा कर रहे हैं, और भी भाजपा के लोग दौरा कर रहे हैं। जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार के एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनका लोग विरोध कर रहे हैं। कारण जो बड़ा है कि उन्हें विधानसभा में भी भाषण दिया था इनके मंत्री ने कि हमने 207 करोड़ रुपया इन पे खर्च किया है, कि सफाई की है नहरों की, नालों की। पर वो लोग ये कहने को हमें सुन रहा है कि लोग ये कहते हैं कि वो पैसा कहाँ लगाया है। भी हमें मंत्री विधानसभा में जो बोल रहा है वो हमें बताए कि ये पैसा खर्च कहाँ किया गया है, और दिखता तो है नहीं। इसलिए जो भी आम आदमी पार्टी का एमएलए जाता है बाढ़ में, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कारण यही है कि जो काम उसको 3 महीने पहले करना चाहिए था, ये अनजान लोग हैं, इनको ये पता नहीं है पैसा कैसे खर्च करना है। अगर 2 महीने पहला ये 200 करोड़ ही खर्च कर दिया जाता तो बाढ़ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जी, अगर अब बात मास्टर जी ने कहा कि अगर पंजाब सरकार के मंत्री 2 महीने पहला बाढ़ इलाकों के अगर निरीक्षण करते और 200 करोड़ रुपया लगा देते तो आज पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा होती। क्या नाम है मैम? नेहा ग्रोवर जी। किस तरह देखते हो पंजाब की स्थिति लगातार बद से बदतर हो जाए? देखो, बदतर तो हो ही रही है। बारिश की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि जितने भी पंजाब में जितने भी गांव है नजदीक के, लगभग बिल्कुल ही नष्ट हो चुके हैं। जिसका कारण क्या है कि सफाई, जो कि यहाँ के पंजाब की जो भी एमएलए मौजूदा इस टाइम बने हैं, उनका मतलब कि एक भी उनका कोई सफाई के ऊपर ध्यान है ही नहीं है। कल भी हमारे संगरूर में क्या हुआ था कि एक नाला था जो कि कॉलोनी के पास है, वो बंद है, जिसकी सफाई के कारण नाम लेके सफाई करने का, फिर भी वहां की पानी की निकासी शुरू नहीं हुई है। और इतना ज्यादा बुरा हाल है कि ये कह सकते हैं कि अभी भी ये नहीं पता कि हमारे पंजाब का क्या हाल होगा। और इसका कारण पंजाब सरकार बिल्कुल निकम्मी और नालायकी, जिसका कारण आज हमें पंजाब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर नेहा जी बात की जाए, बारिश रुकी हुई है, कल से बारिश रुकी है पंजाब में, अगर बारिश फिर से शुरू होती है कितनी प्रॉब्लम आती है? देखो, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है कि कई तो हम वीडियोस देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं कि 6-6 साल के बच्चे भी मतलब घर से निकल के पता नहीं नहरों में तैर चुके हैं, उनके घर का नहीं पता। और इतना बुरा हाल है, लोग छतों पे चढ़े हुए हैं कि उनको ऐसे है कि हमें कोई तरपाल ही आके दे जाए कि कम से कम हम छतों पे ही सेफ बैठ सकें। घर डूब चुके हैं और इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि जिसकी हम भरपाई मेरे को नहीं लगता कि ये पंजाब सरकार तो कर सकेगी। जी बिल्कुल, नेहा का कहना है कि पंजाब में 1600 के करीब जो परिवार हैं वो अपने घर से बेघर हो गए हैं और अपने मकानों की छतों पर रहने के लिए मजबूर है। मास्टर जी, अगर बात की जाए, जैसे मैं नेहा से बात की है कि अगर बारिश होती है तो क्या होगा, अगर पंजाब की बात की जाए तो लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों देखा था अपना हेलीकॉप्टर तक दे दिया था। तो ये बात है ना, जो पंजाबी हैं हमारे सेवा में जाने जाते हैं। जो लोग गांव के हैं, जो गांव ठीक हैं, उन्होंने रोटी पानी का प्रबंध किया है। हम देख रहे हैं ट्रालियां भर भर के जा रही हैं, गुरुद्वारे से जा रही हैं, मंदिरों से जा रही हैं, और लीडर भी कर रहे हैं सेवा। परंतु बात तो वो ही होगी ना, भी ये हड़ को थोड़ा कम किया जा सकता। हम ये नहीं कहते कि इसको पूरी तरह रोका जा सकता था, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो जमीन पे काम देखने को मिल रहा है ना, जो लोग कह रहे हैं, आम किसान कह रहे ने भी इन्होंने नदियां नाले ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੜ ਆਉਣ ਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਜੂ। ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਨੌਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਘੱਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਸਰ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ 200 ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। जी बिल्कुल, आपने जो शहर वासी हैं उनको सुना, उन्होंने कहा अगर बारिश फिर से आती है, अगर घग्गर नदी की बात कर लें, अगर वो टूटता है तो आप जरा स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि पंजाब के 200 हालात बेहद ज्यादा खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी और वहाँ के लोकल से भी बातचीत की। अब जरा बिहार पॉलिटिक्स को लेकर बात करेंगे क्योंकि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां भी दूसरी तरफ तेज हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान संभव है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, क्रेडिबल सोर्सेज, वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले वीक के अंदर हो सकता है कि चुनाव बिहार में हो जाए और बिहार में दीपावली छठ के बाद वोटिंग का ऐलान हो सकता है, यानी कि इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए औपचारिक रूप से हो सकता है बहुत जल्द ऐलान हो, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी ऐलान है वो हो चुका है और वो अलग अलग पार्टियों ने दे दिया है, चाहे फिर वो बिहार की राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां हों या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हों, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, हर कोई वहां पर अपना अपना जनाधार बढ़ाने का एक प्रयास या फिर संपर्क साधने की कोशिश अभी से की जा रही है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के चुनाव को लेकर ऐलान करे, तारीखों का ऐलान करे और ऑफिशियली उसके बाद चुनाव का डंका बजेगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान होना संभव माना जा रहा है। हो सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका ऐलान हो जाए क्योंकि बिहार में दीपावली और छठ का जो पर्व होता है उसका काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में छठ पर्व के बाद ये संभावना है कि बिहार में वोटिंग होगी और उसके बाद तय होगा कि बिहार में क्या फिर से वो सरकार देखने को मिलेगी नीतीश कुमार की और लालू यादव के सहारे की, या फिर इस बार कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ज्वाइन कर चुके हैं मनीष, वहां से अपडेट करने के लिए लगातार बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार के अंदर जो भी फिलहाल चल रहा है उसको लेकर अपडेट करते हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी अनआधिकारिक तौर से जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऐलान हो सकता है छठ और दीपावली के बाद। क्या कुछ लगता है कब तक ऐलान होगा और कैसी तैयारियां हैं सभी राजनीतिक दलों द्वारा? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं क्योंकि चूंकि चुनाव काफी नजदीक है, बिहार विधानसभा का चुनाव, ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि सोर्स और सूत्र के माने तो उनके अनुसार ये अक्टूबर के समथिंग हो सकता है, पहले वीक में इसकी ऐलान हो सकती है। हालांकि 30 सितंबर तक के चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के, इसी को लेकर के तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हालांकि राजनीतिक बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से अभी बजा नहीं है, लेकिन राजनीतिक अगर पार्टियों की बिगुल की बात करें तो वो सड़कों पे देखने को मिलता है, जनसभाओं में देखने को मिल रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की बात करें। जी, लेकिन बड़ी बात यह है मनीष कि इस बार बिहार में क्या तस्वीर अभी से दिख रही है और आने वाले समय में क्या देखा जाएगा, क्योंकि बदलाव की बाहर को लेकर कुछ नई पार्टियां अभी बिहार के मैदान में उतरी हैं, तो क्या उनका जो कहीं ना कहीं इस वक्त प्रयास है, चाहे वो जनसुराज हो या बाकी कुछ अलग अलग पार्टियां हों, तेजस्वी यादव के भाई भी जोर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बगैर सरकार बनेगी नहीं, तो क्या इस बार बिहार की तस्वीर जो है वो बदलते हुए नजर आ सकती है चुनाव के बाद में? देखिए शीतल जी, सबसे पहले बिहार की राजनीति को समझने वाले साफ साफ समझ रहे हैं कि इस बार भी जो चुनाव होगा कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में आर पार की मूड देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही जनसुराज की एंट्री होती है, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, और प्रशांत किशोर साफ साफ जनता के बीच जा रहे हैं और जाने के बाद वो साफ साफ सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो विकास की बात कर रहे हैं, वो योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इस तरीका से कहें तो जनसुराज भी काफी एक्टिव मूड में दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि बिहार विधानसभा के चुनाव में कितना कमाल कर पाती है, अभी तक के जितने भी पार्टी आई है खास करके ऐसा कोई कमाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज के लिए भी अग्नि परीक्षा ऐसे कम नहीं है इस बिहार विधानसभा का चुनाव। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव अगर इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार नहीं बनाते हैं तो उनका वनवास हो सकता है और बढ़ सकता है। ठीक है मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जहां पर बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां आप काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव का एक नया दांव देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। आपको बता दें कि गुजरात फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया है। बता दें कि विक्ट्री चाहिए बिहार में
फैक्ट्री दी गुजरात में, ये एक नारा, ये एक बात जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कह दी गई है। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तंज कसा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात लेकिन कही है, लेकिन लोकतंत्र में ये बात कहीं पर भी अभी इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लोकतंत्र में कौन कहां से जीतता है, कौन कहां पे चुनाव लड़ता है, इसका कोई दायरा नहीं है और संविधान में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। लालू यादव ने ये एक पर्टिकुलर तंज कसा है कि भाई आप बिहार में आप गुजरात में जाइए, आप फैक्ट्री वहां पर दे रहे हैं, विक्ट्री आप बिहार से ढूंढ रहे हैं। तो लालू यादव को भी अपनी सरकार का जवाब देना चाहिए। जब 1990 से 97 तक लेकर वो मुख्यमंत्री रहे, 1997 से 2003 या 4 तक उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी मुख्यमंत्री रही। गुजरात में पीएम मोदी जब सीएम रहे थे तो गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने रखा गया। मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये बात कितनी उचित है राजनीतिक दायरे में या लोकतंत्र के अंदर कि भाई आप गुजरात जाइए, गुजरात का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं हम लागू होने देंगे, ये तो बिहार है, यहाँ पर विक्ट्री ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्री आप गुजरात में लगा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं या जो उन्होंने काम गुजरात में किए हैं, क्या वो काम बिहार में लालू यादव के सरकार में या उनकी धर्मपत्नी की सरकार में हुए हैं? वो भी तो एक तुलना है। देखिए सीता जी, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव एक अलग चुनाव देखने को मिलता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं गुजरात पे अटैक नहीं किए, कहीं ना कहीं अगर ये जिस प्रकार का अटैक देखने को मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वह साफ साफ कह रहे हैं कि आपने 11 सालों में क्या बिहार के लिए क्या काम किया है। लेकिन वही बात अगर लालू प्रसाद यादव से पूछा जाए कि आपने पिछले 15 साल की शासन में, खास करके 90 की बात करें, 90 से 2004 की बात करें, लालू प्रसाद यादव या उनकी पत्नी, तो उनके द्वारा क्या काम करवाया गया है बिहार के लोगों के लिए। ऐसे में डबल इंजन की सरकार जो खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बिहार के लोगों के लिए सौगात देते आ रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने दांव खेला है, खास करके जो वोटर अधिकार यात्रा से इसकी शुरुआत हुई, प्रशांत किशोर भी इस मामले को बजाबता उठाते रहते हैं। बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए उनका गोरखपुर दौरा है, सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन आज चल रहा है और गोरखपुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया ही किया, लेकिन अब जनता दरबार भी लगाएंगे क्योंकि ये उनका अपना क्षेत्र माना जाता था जब सांसद थे और कई लोगों की वहां पर फरियादें सुनते हैं, डायरेक्टली 1 to 1 करके उनकी समस्याओं का निस्तारण भी उसी वक्त अधिकारियों के सामने ही उनको कहते हैं कि भाई समस्या का निस्तारण कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। और ये हर बार, हर महीने, लगभग हर महीने वहां पर जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं कि भाई आइए, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। ये एक मैसेज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री होने के नाते भी लोगों के समक्ष जाकर उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। वो कहते हैं घबराइए मत, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश तुरंत दिए जाते हैं और आज भी सीएम योगी की तरफ से ये जनता दरबार गोरखपुर में लगाया जाएगा। बिल्कुल, कई सारे फरियादी हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, किसान वर्ग है, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा है, हर एक फरियादी अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंचता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते हैं और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है और कुछ समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया जाता है और ये कहा जाता है कि तुरंत प्रभाव से जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। फयाज अहमद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता गोरखपुर से। फयाज, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार लगाया गया और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी फरियादें सुनते हैं। तो आज की ये तस्वीर कितनी सुंदर, किस तरीके की नजर आई? जिस पर बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते एक एक फरियादी के पास वो खुद जाते हैं, उनके प्रार्थना पत्रों को लेते हैं और पूरी तन्मयता के साथ उनके समस्याओं को सुना जाता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर से जो भी फरियादी आ रहे थे उनसे कहते कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को सुना
और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम ने खास तौर से अधिकारियों को कहा है कि जो भी फरियादी आ रहे हैं उनका जो निस्तारण संतुष्टि परक किया जाए, उन्हें बार बार चक्कर ना काटना पड़े। बहुत से लोगों ने इलाज के लिए धन की मांग की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। इसके साथ ही कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की तो इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अपनी भौं टेढ़ी करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि जो भी भूमाफिया है या जो गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके साथ ही मंदिर में जो है महान ब्रह्मलीन ओके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फयाज ये जानकारी के लिए। बहुत अहम होता है जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, कई मुद्दों का हल वहां पर करवाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधे देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप में पहचाने गए। शैलेश मटियानी जी ने कथा साहित्य के साथ साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी को प्रायः उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता था। शैलेश मटियानी जी को जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा समाज के वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ा को लोगों के सामने रखा, उसी प्रकार शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन में इतना समर्थ बना दिया कि वो उस शिक्षा के बल पर संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई बल्कि उन्हें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की भी शिक्षा दी। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों,
हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, रियासी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी से, जहां पर रियासी में भारी भूस्खलन होने की खबर आई है। ये बड़ी अपडेट, रियासी में भूस्खलन का मामला, करीब 50 मकानों के धंसने की खबर आई है। देखिए बहुत बड़ी जानकारी, बग्गा जेम्सलान में 35 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, सरहा में 15 घर तबाह बताए जा रहे हैं। और अगर वाकई में ऐसे इतने घर आए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डीसी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बाढ़ बारिश के दौरान ये बड़ा हादसा, हालांकि अभी मौसम साफ है, लेकिन पिछले दिनों बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिस वजह से भूस्खलन की स्थिति बन रही है। और ये इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये रियासी की, जहां पर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि कई सारे घर, कई सारे इलाके इस भूस्खलन की चपेट में आए हैं। फिलहाल लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। लेकिन जो भी बड़ी अपडेट सामने आएगी वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन देखिए अलग अलग जगहों पर कहीं 35 घर, कहीं 15 घर, कहीं 10 घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। है वो माहौर सब डिवीजन के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं और पूरे इलाके को, पूरे गांव को जो वहां के जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। और ये इलाका बग्गा जमेसलन का है और सरहा का इलाका है। 35 घर हैं जो कि बग्गा के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। और 3 रिलीफ कैंप्स भी वहां पर बनाए गए हैं और 15 घर जो है वो सरहा के अंदर है, जहां पर कि पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं ये घर। और आपको ये भी बता दें कि रिलीफ कैंप जो है लगातार वहां पर लगाए गए हैं और इसकी वजह से डीसी रियासी निधि मलिक सुपरवाइज कर रही हैं। और इसी बीच एसडीएम माहौर शफकत मजीब भट्ट वो भी लगातार ग्राउंड जीरो की सिचुएशन की जानकारी जो है लगातार ले रहे हैं। संजीव प्राशर रियासी से हमारे संवाददाता हैं, लगातार अपडेट करेंगे इस हवाले से, फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सिचुएशन है, एग्जैक्ट एरियाज बताइएगा और किस एरिया में क्या कुछ नंबर सामने आ रहे हैं, कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने लोग, कितनी फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई हैं? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने देखा कि 2-3 दिन पहले भी जो लगातार बारिशें हो रही थी और कहीं ना कहीं अगर चिनाब नदी की बात की जाए उसका भी जलस्तर बढ़ा था और उसके साथ साथ अगर जिस तरह से नदियां नाले में वो भी कहीं ना कहीं अगर लैंडस्लाइडिंग की बात जाए तो वो भी हो रही। वहीं अगर बात करें तो लगभग बग्गा, जो बहुत का बग्गा इलाका है, वहाँ पर 50 घर जो डैमेज हो गए थे। तो कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से एसडीएम माहौर और अगर रियासी निधि मलिक की बात करें तो जो जीरो पर वहाँ से जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे जो लोग हैं उनको
की जाए, जिस तरह से स्कूल है आस-पास के नए पंचायत घर है वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है। जिस तरह से अगर रिलीफ की बात की जाए तो उनको पूरा जो रिलीफ भी मिलेगा। फिलहाल संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव बताइए क्या सिचुएशंस हैं, कितने लोग दबे हो सकते हैं अभी वहां पर? घर तो काफी तबाह होने की खबर आ रही है, क्या कुछ लोग भी दबे हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो घर हैं, कच्चे मकान हैं लोगों के, तो जिस तरह से लोगों को पता है कि जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने वाली है तो जो लोग हैं वो पहले ही घर से बाहर निकल जाते हैं और आस-पास के जो गाँव के मकान हैं उनके घरों में चले जाते हैं, एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं। तो भाई अगर बात करें तो जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के दौरान इस तरह की घटना तो सामने नहीं अभी तक आई है। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो भी जितने भी कच्चे मकान थे जो गिरे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर बात की जाए तो डीसी रियासी निधि मलिक भी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम माहौल भी पहुंचे हैं और वो जायजा ले रहे हैं ग्राउंड जीरो का। बिल्कुल संजीव, अब जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हों, अब प्रशासनिक अमला वहाँ पर कौन कौन पहुँचा है? हालांकि कहा जा रहा है कि डीसी है और बाकी एसडीएम है वो टेलीफोन के माध्यम से लगातार जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े चेहरे वहाँ पर खुद पहुँचते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तो कहीं ना कहीं लोगों का ढांढस ज़रूर बढ़ता है। तो आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं इस वक्त, और कई घर जो है वो दबे होने की आशंका भी है क्योंकि मलबा काफ़ी मात्रा में नीचे आया है और चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में ये जो रिसाव है ये हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं, कुछ लोग इसकी चपेट में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पर जो प्रशासनिक टीम है वो भी मौके पर पहुँच रही है और जायज़ा लिया जा रहा है। पहली प्राथमिकता ये है कि अगर लोग वहाँ पर दबे हुए हैं या किसी भी प्रकार से वहाँ पर हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। चलिए न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।